Hello everyone, I am Gita Sonavne. Welcome to our show Hello Heroes. हेलो एवरीवन, आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग हेलो हीरोज। आज जो हमारे साथ हीरो है, ही इज वनराज सिसोदिया सर, जो गुजराती मूवी के एक्टर है और गुजरात में बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं मिस्टर वनराज सिसोदिया। नमस्ते सर। वनराज जी, टेल मी समथिंग अबाउट आपकी जो ये जर्नी है फील्ड में, कैसे स्टार्ट हुई? जी, वैसे तो मुझे बचपन से ही शौक था। मतलब जब मैं फिल्में देखता था तो मुझे लगे कि मेरे पोस्टर कब लगेंगे वॉल पे, मैं कब हीरो बनूंगा। तो बचपन से एक था कि मुझे हीरो बनना है, पर कैसे बनूंगा क्या वो नहीं पता था। मतलब मैनिफेस्टेशन तो कर ही लिया था बचपन हाँ, में ही? बचपन से ही। अच्छा, फर्स्ट पहले के टाइम पे तो वैसे ही होता था, पोस्टर वगैरह लगते थे तो। हाँ, पर उसमें एक्चुअल में क्या था कि जब फिल्में हम टीवी था, मोबाइल तो थे नहीं उतना, तो टीवी पर जब हम देखते थे तो मोस्टली जो कैरेक्टर जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, इन सबको देख के ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसे फाइट करूं, एक्शन करूं। तो था, फिर कोई शादी वादी वगैरह हो तो मुझे जो शौक था, डांसिंग का भी बहुत शौक था, तो सब मुझे आगे करते थे, भाई वनराज को आगे करो, वो डांस करेगा। तो बचपन से ही था, ड्रामा भी, नाटक वगैरह सब चीज़ों में मैंने स्कूल में भी बहुत पार्टिसिपेट किया। तो पहले से ही शौक था एक्टिंग। तो ये बोलते हैं ना कि पहले सपना देखो, हाँ, तो पूरा तो कभी ना कभी हो ही जाता है। होता है। विदाउट ड्रीम कुछ नहीं हो पाता। हाँ, मतलब आप उसको मतलब सीरियस लो तो, हाँ, बंद आंखों से सपने नहीं देखना, आपको खुली आंखों से देखना है। तो डेफिनेटली पूरे हो। सही है जी। तो पहला टेक कैसे मिला आपको? एक्चुअली मैंने जब शुरुआत की तो मॉडलिंग से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। एज ए मॉडल मैंने एक शो किया था, मिस्टर राइट चॉइस बड़ौदा 2008, और उसमें मैं मिस्टर बड़ौदा बना था। फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि चलो भाई, उस टाइम क्योंकि मैं बारिया, दाहोद जैसे डिस्ट्रिक्ट में, देवगढ़ बारिया जैसे टाउन में, जहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था, वहाँ से निकल के बड़ौदा आना। बड़ौदा में बहुत सारे मॉडल उस टाइम मेरे कॉम्पिटिटिव थे मेरे साथ, वो उनको देख के भी मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि ये चांस नहीं है, है ना, कोई ना कोई एक टाइटल भी मिल जाए तो बहुत है। पर शो हुआ और जब जजमेंट आया तो टाइटल मिला, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो मॉडलिंग फिर छोड़ दिया या फिर मॉडलिंग बहुत सालों तक किया? नहीं, मॉडलिंग टाइटल मिलने के बाद ये हुआ कि बड़ौदा के लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि सागर स्टूडियो था और लक्ष्मी स्टूडियो भी था, पर लक्ष्मी स्टूडियो से ज्यादा उस टाइम सागर स्टूडियो बहुत चल रहा था। और सागर की एक साथ 4-4, 5-5 सीरियल चलती थी ऑन फ्लोर। तो ये एक बेनिफिट बड़ौदा के जितने भी आर्टिस्ट थे उनके लिए प्लस पॉइंट था कि काम वहाँ मिल रहा था, भले छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, लेकिन अगर आप काम करो और प्रॉपर ऑडिशन दो तो काम था बड़ौदा में। तो मैंने भी वहीं ट्राई किया सागर में, तो मुझे उस टाइम सीरियल मिले। मैंने पृथ्वीराज चौहान, रामायण, साई बाबा, शनि देव, ये सारे सीरियल, लगभग 8-10 सीरियल उस टाइम थे, उसमें छोटे छोटे कैरेक्टर। ये एक बड़ौदा के लिए प्लस पॉइंट है ना, कि हमारे एक्टर्स या मॉडल्स को ट्रायल, मतलब टेस्ट एंड ट्राई करने के लिए बॉम्बे जाना नहीं पड़ता। यस, लर्निंग जो था वो यहाँ मिल जाता था। बहुत सारे एक्टर्स मैंने देखे सागर स्टूडियो, लक्ष्मी स्टूडियो से वो आगे बढ़े हैं और अपना करियर बनाया है उन्होंने। उसके लिए उनको बॉम्बे जाके स्ट्रगल करना नहीं पड़ रहा। नहीं, मतलब सी, कोई भी आर्टिस्ट हो, वैसे कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आर्ट आपका बाहर आएगा, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैमरा यहाँ है, मैं कहाँ खड़ा रहा हूँ। कई मतलब नए आर्टिस्ट, उनमें प्रॉब्लम क्या था, जो स्टेज आर्टिस्ट हैं, अच्छा भले ड्रामा आर्टिस्ट हो, लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं तो कैमरा एंगल का नॉलेज, लाइट का नॉलेज, तो वो एक्सपीरियंस के बिना आपको वो नहीं पता चलेगा। तो सागर हमारे लिए यूनिवर्सिटी बन गई कि हम वहाँ सीखें और बाहर निकले। फिर अभी भी सीख रहे हैं,
वैसे course. ये लाइन ऐसी है कि वहाँ लाइफ टाइम आपको सीखना। आज भी अमिताभ बच्चन खुद को कहीं ना कहीं कम समझते हैं कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, सीख रहा तो हूँ। डेफिनेटली हम लोग तो अभी और जब तक आप वो मानते नहीं ना कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तब तक आप वो पॉलिश नहीं होते और तब तक बिल्कुल आपका वो एक्ट निखर के भी नहीं आता। और बिल्कुल इसीलिए अमिताभ बच्चन को आज भी लोग मानते, इतना रिस्पेक्ट देते, बिकॉज वो डाउन टू हाँ अर्थ है और मतलब वो स्ट्रगल रहा है, हर एक की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, वैसा उनका भी रहा है। पड़ाव रहेगा, अप डाउन्स रहेंगे, है ना, हिट भी होंगे, फ्लॉप भी फ्लॉप भी होंगे, होंगे तो ना, वो सब पड़ाव उन्होंने देखे, फेस भी किए। एक टाइम आया जब उनकी कंपनी मतलब डाउन गिरवे भी मतलब गई, हाँ हाँ। एकदम माइनस में चली गई थी, फिर वहां से वापस कम बैक करा। वही है, पर ये है कि आपको समय के साथ चलना चलना पड़ेगा, पड़ेगा। जो लोगों को पसंद है उसमें खुद को ढालना पड़ेगा। अच्छा, गुजराती मूवी के लिए आपने चूज किया, हिंदी में कुछ ट्राई किया आपने? हाँ, मतलब शुरुआत तो गुजराती सिनेमा से ही हुई मेरी, पर उसके बाद मैंने 2009-10 में साहिब बीवी गैंगस्टर एक फिल्म आई थी जिसमें रणदीप हुडा के फ्रेंड का रोल मैंने प्ले किया था। वो मेरी पहली हिंदी फिल्म थी। उसके बाद मैंने 3-4 प्रोजेक्ट हिंदी में किए। अच्छा, जी। जैसे कि कुछ आप बताएंगे कौन सी? हाँ, एक फिल्म थी गिरगिट जो हमने की, वो उसके बाद जिंदगी मुंबई है जो अभी रिलीज के लिए रेडी है। वाह, और बाकी उसके अलावा जैसे मैंने साहिब बीवी गैंगस्टर बताया, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में मैंने काम किया। तो ये है, पर फिर गुजराती सिनेमा उस टाइम कैसा था कि पहले जो फिल्में बनती थी उससे अर्बन जो फिल्में बनने लगी। हालांकि मैं रूरल और अर्बन में कोई भेदभाव नहीं करता, मैं दोनों को फिल्म के तरीके से ही देखता हूँ। इक्वल, हाँ। पर एक माहौल बना कि भाई अर्बन फिल्में बनी तो टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ होने लगी, टेक्नीशियन अच्छे यूज़ होने लगे, ट्रीटमेंट अच्छा होने लगा। जो वो कैड्यू, फिर घाघरो, लेगो, जब्बो, धोतिया, उसमें से निकल के अब थोड़ा थोड़ा मॉडर्न, हाँ हाँ। मॉडर्नाइज जो हुआ, तो फिर एक होप बना कि भाई हम गुजरात में ही क्यों ना करें, क्योंकि गुजरात में सोर्स है अपने पास। अगर मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑलरेडी हमने पूरा स्टेज बनाया है, तो क्यों ना यहीं उसको पर यूज ज़्यादा किया जाए। फोकस करा जाए। तो फिर गुजरात में ही किया आज तक और लगभग। गुजरात में तो बहुत सारे लोग आपको बहुत प्यार भी देते हैं, हमने बिल्कुल देखा बिल्कुल, है। बहुत बहुत बहुत, जहाँ भी जाते हैं बहुत प्यार मिलता है। वही, और जानते हैं, मतलब जब हमने दे ताली फिल्म की तो मेरा उसमें नाम था कैरेक्टर का बका। और उस टाइम जो बका, ये बका, वो बका इतना ट्रेंडिंग में चला, और मैं जहाँ जाता बका इधर रहा। मैंने, तुम्हें कैसे मालूम मेरा नाम बका है? तो बोले देख बका। गुजराती में तो बका, एक्चुअली ना आई हेट दैट वर्ड बका। कोई अगर मतलब, और ये लोग ना सोचते नहीं है किसी को भी बका, मतलब क्या जो बका मतलब ये वो अब नाम ही नहीं रहा, वो बात मतलब करने वो का एक्चुअली है, प्यार भरा नाम है ये बका, बट उसको वो एरोगेंटली अगर कोई बोल देता है तो ऐसा लगता है अरे एज तो देखो। हाँ, आई एम मैच्योर, नॉट अ बका। नॉट अ बका, एब्सोल्युटली वो आ जाता है मेरे में। तो वनराज जी, आपने रीयूनियन भी फिल्म की थी, कुछ उसके बारे में बताइए। रीयूनियन एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। जब वो कॉन्सेप्ट मेरे पास आया तो मुझे बताया गया कि आपके इसमें 2 पार्ट हैं, आप कॉलेज टाइम का भी आपका होगा, और कॉलेज के बाद 10-15 साल बाद जब आपकी एक बेटी मतलब फैमिली लाइफ में होंगे तो 40 के प्लस की एज का भी एक कैरेक्टर रहेगा। तो जब मैंने स्टोरी पूरी, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा स्टोरी क्या है। तो कॉलेज टाइम में जो क्लासमेट थे, जो एक ग्रुप बन जाता है ना हमारा कि ये अपना एक टीम है ना, सब दोस्त साथ में खाना पीना उठना बैठना सारी चीजें, तो वो उसका रियूनियन 20 साल बाद होता है। जब मतलब आपको मैं एक सवाल करूं कि आपके टाइम में 10वीं या 12वीं में आपके क्लासमेट रहे होंगे, कॉलेज में रहे होंगे, आज वो कहाँ है आपको नहीं मालूम। नहीं, मुझे तो पता है। मतलब आई एम लकीस्ट पर्सन कि आई एम 50 नाउ, बट स्टिल आई हैव माय स्कूल फ्रेंड्स। तो ग्रेट। तो एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट था कि बहुत सारे लोग वो छूट जाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैरिज हो जाता है ना, फिर बिजनेस या जॉब के सिलसिले में हमको प्लेस छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। मितुल मेरे कैरेक्टर का नाम था, तो मितुल बिजनेसमैन बन गया, काफी पैसे, अच्छा नाम हो गया, पर उसको उसके बेटे ने ये गाइड करा कि पापा मैं फेसबुक पे फोटो डाल रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरे को लाइक दे रहे हैं, ये है। मैंने कहा ये फेसबुक क्या है, तू पढ़। तो कहने नहीं, फेसबुक में सब है, सब लोग फेसबुक में होते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं। तो फिर वहां से मुझे लगा कि यार मेरे दोस्त भी शायद होंगे। तो फिर मैंने सोशल मीडिया थ्रू दोस्तों को ढूंढना स्टार्ट किया, फिर सबको कांटेक्ट किया और एक दिन तय किया कि हम सब वापस मिलते हैं। तो दैट्स कॉल्ड रियूनियन, चालो पाछा मड़िए। अच्छा, हाँ। और फिर मतलब स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, मिलना, कॉलेज लाइफ बताई गई है, फिर
आफ्टर कॉलेज 20 साल बाद सब सेटल होने के बाद की लाइफ बताई है, फिर कौन क्या कर रहा है। तो वहाँ पर एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि हमारा एक दोस्त है, उसको कैंसर हो गया, तो वो बोन मेरा ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, उसका बहुत कॉस्ट है और बचेंगे नहीं बचेंगे वो मालूम नहीं। तो ये सब चीज़ें उस फिल्म में बताई है, पर बढ़िया कॉन्सेप्ट, और एक टाइम के बाद वापस दोस्तों से मिलना और जो खुशी, और टोटल डिपेंड ऑन दोस्ती पर ये फिल्म थी, है ना। और वैसे भी अपन कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो माँ बाप फिक्स होते हैं, काका काकी सब मामा फिक्स मम्मी सारे रिलेशन फिक्स होते हैं। दोस्त एक ऐसा संबंध है, हम रिलेशन है जो हम खुद चूज करते हैं। तो Absolutely. दोस्ती पर बेस्ड वो फिल्म थी रीयूनियन। अच्छा, उसी के ऊपर बनी थी छिछोरे। हाँ, छिछोरे सेम कॉन्सेप्ट। है आप ना? छिछोरे देखोगे तो वही फिल्म है, बस उसमें सुशांत सिंह के बेटे पर थोड़ा फोकस करा है, हाँ, उसने हाँ। सुसाइड किया, अच्छा। मतलब किया, सॉरी। हम्म। और इस फिल्म में, हमारी फिल्म में था हमारा ही दोस्त, उसको कैंसर हुआ, तो अच्छा। इमोशंस हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे और वहीं से वो इमोशन उठा के फ्लैशबैक में पूरा स्टोरी। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्लॉट, कॉलेज लाइफ और उसके बाद की लाइफ, उसके बीच की पूरी कथा। तो यही रियूनियन और वही छिछोरे, है ना? हाँ। ओके। कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आपको बहुत, मतलब एक्टिंग फील्ड में किसी कहीं शूट पे गए और आपको बहुत परेशानी हुई, या कोई ऐसा कुछ याद है? अ, हम 2011 में अन्याय नोंद करके एक फिल्म करते थे। तो गुजराती फिल्म थी, आनंद के साइड में एक चारोला करके गांव था, वहाँ शूट कर रहे थे हम लोग। अब वहाँ गांव के लोग इतने, मतलब क्राउड इतना हो जाता था कि शूट करना थोड़ा तकलीफ हो जाता था, प्लस कमेंट्स आना। और मेरा जो सीन था वो पूरा क्राउड में, चौराहे में, बीचों बीच वो सीन मेरे को शूट करना था। और डायलॉग्स हमारे राइटर ने शायद 2-3 पेज के लिख दिए थे, बैक टू बैक मेरे डायलॉग्स, इतने लंबे लंबे डायलॉग। और वहां पर थोड़ी, उसको मेमोराइज करके हाँ, फिर इतनी सारी ऑडियंस के सामने बोलना। हाँ। और दूसरा जो मेरे सामने जिनके साथ मुझे वो शॉट लेना था, वो हमारे हेयर ड्रेसर के हस्बैंड को ही सेट कर दिया था। मतलब आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं था, या आया नहीं, पहुंचा नहीं, पता नहीं। तो भाई ये एक ही सीन है तो इनको खड़ा कर देते। तो मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, क्राउड से डिस्टर्बेंस, प्लस वो मैं सीन, सीरियस सीन है कि उसकी वाइफ को वो मार रहा है, दारू पीने के लिए पैसा मांग रहा है ना। मैं वहां से पास हो रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मेरी बहन के साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए जब भी मैं किसी बहन पे कुछ अत्याचार देखता हूँ तो मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, है ना। तो सेम मैं वहां से पास हो रहा था मेरे दोस्तों के साथ, और मैं देख रहा हूँ कि एक इंसान दारू पिया हुआ है और वो अपनी वाइफ को मार रहा है। तो वहां से एकदम एग्रेसिव होके मैं भाग रहा हूँ, उसको पकड़ के खींच रहा हूँ कि मेरी बहन को क्यों मार रहा है तू। तो ये सीन, अब ये इतना सीरियस सीन, उसको मैं पूछ रहा हूँ क्यों मार रहा है, तो वो हंस रहा है मेरे सामने। तो मैं, मतलब कट हुआ, मैंने डायरेक्टर को बोला कि यार ये आर्टिस्ट चाहिए, ये मैं सीरियस सीन कर रहा हूँ, ये हंस रहा है, इसको पूछ रहा हूँ कि क्यों मारा था, ही कर रहा है, मैं करूंगा क्या इससे, मतलब सीन कैसे कंप्लीट होगा और वो इमोशन कैसे आएगा। तो डायरेक्टर हमारे सत्यन वर्मा थे, बड़ौदा की, बोले यार वनराज तू कुछ कर, मैनेज कर, क्या कर सकता है तू, कुछ भी कर, पर लाइट जा रहा है, सन जा रही है, हमको 1 घंटे में सीन कंप्लीट करना है, और सीन बहुत लंबा, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर मैंने 2 मिनट सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि चलो डन, आप अब एक्शन करना, कट मत करना, कुछ भी हो जाए कट मत करना, मैं सारे डायलॉग ले लूंगा, है ना। फिर मैंने एंट्री करी और सीधा जाके उस भाई साहब को खींचा जोर से, और एक सटाक करके रियल का चाटा चिपका दिया। अब वो टेंशन में आ गया कि क्यों मार दिया, मैंने कहा क्यों मार रहा है मेरी बहन को, ऐसे करके नॉन स्टॉप जो डायलॉग दिए, उसको खींचा ऐसा, उसका शर्ट फट गया, उसका मोबाइल ऊपर निकल के गिर गया और उसको गिराया नीचे, वहां बैठ के उसके सर पे पूरा डायलॉग डिलीवरी कंप्लीट करा, और लास्ट में कट किया, और सब ऑडियंस तालियां तालियां तालियां, सब खुश हो गए। और वो शॉक में वो अभी भी शॉक, उसकी वाइफ भी कि क्यों मेरा हस्बैंड क्यों मारा। तो फिर मैंने जैसे ही कट करा, उस भाई साहब को उठाया, मैंने कहा सॉरी, फिर ड्रेस डिपार्टमेंट को बोला भाई इसका सेट तो कंप्लीट कर, उसको गले भी लगाया, मैंने कहा दोस्त सॉरी, पर फिल्म तू देखना, जब फिल्म आए तू ये सीन देखना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा। एक ही फिल्म में अच्छा मेरा सोलो सीन था, जो ये कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो जब फिल्म रिलीज होगी तब आप देखना, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगेगा। अब आपके एक्सप्रेशन सारे के सारे अच्छे, आप डायरेक्टर को पूछ लो, तो डायरेक्टर बोले मस्त है। तो फिर वो खुश हुआ, पर फिर उसको सॉरी बोला, सब बोला। मैंने कहा देखो बुरा लगा, कुछ भी चाटा मारना हो तो भी मार सकते हो, स्क्रीन ऑफ है, मतलब कैमरा ऑफ हो गया, अब आप कुछ भी कर सकते हो, अगर बुरा तो नहीं सर, पर थोड़ा जोर से लगा।
तो वो थोड़ा बट मैं जोर से मारता नहीं तो तेरे एक्सप्रेशन आते नहीं हैं आते नहीं आते। जी। आपने हिंदी भी इसमें भी जी जैसे अल्लादीन हुई तो उसकी कुछ मेमोरीज है? जी, जब मॉडलिंग कर रहा था मैं और टाइटल जब मिला मिस्टर बड़ौदा का 2008, उसके बाद सागर की बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि सागर की बहुत सारी सीरियल इस यहाँ चल रही थी। उस टाइम ये पृथ्वीराज चौहान, साईं बाबा, ये सब तो मैंने किया। जी टीवी की एक सीरियल आई थी, डेली स्कोप थी वो, तो अलादीन करके सीरियल थी, वो हमने हालोल में शूट कर रहे थे हम, तो वो किया था मैंने। तो उसकी कुछ मेमोरीज है? कैसा रहा वो एक्सपीरियंस उस टाइम पे? अलादीन सीरियल पहले दूरदर्शन पे आता था, तो तभी वो बहुत मतलब पॉपुलर था और सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि जीनी वाली बात एक वो सबको अच्छी लगी, मैजिक था उसमें। तो उसके बाद ये जी टीवी ने यही प्रोग्राम थोड़ा उसको और टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे से उसको प्रेजेंट किया वापस। तो लकीली मुझे उसमें सेनापति का अच्छा एक कैरेक्टर मिला और करीबन मेरा 8-10 एपिसोड का वो शूट था उस टाइम। तो ठंडी का टाइम था, दिसंबर में हम शूट कर रहे थे। हमारे जो डायरेक्टर थे वो बिल्कुल थाक क्या होता है, थकान क्या होता है उनको मालूम ही नहीं, नींद भी प्रॉपर नहीं लेते थे। 2-3 दिन वो शूट करते थे नॉन स्टॉप, क्योंकि उनको हफ्ते के 5 एपिसोड भेजने होते थे। तो वो 5 एपिसोड शूट करना, उसका एडिटिंग वेडिटिंग सब करके उसको फाइनल चैनल को भेजना। तो 15 दिन पहले हम शूट करते थे, 15 दिन में तो वो टेलीकास्ट होता था। तो उनको काम एनी हाउ एनी कंडीशन कंप्लीट करना था। अब मेरा रोल था सेनापति और ठंडी का टाइम, और कॉस्ट्यूम मेरे थे जिसमें धोती पहनाई, फिर सर पे एक वो ताज दे दिया और ऑर्नामेंट्स थे और एक ओढ़नी जैसा था, बस इतना मेरा कॉस्ट्यूम था, पूरा बॉडी ओपन। और ठंडी का टाइम सुबह 9 बजे किया, तो हमको लगा कोई नहीं, दिन में शूट होगा तो कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। पूरा दिन निकल गया, हमारा सीन ही नहीं आया। हम वेट करते करते लंच डिनर भी हो गया हमारा, फिर भी सीन नहीं आया। फिर मैंने सोचा क्या होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर को हम पूछते कि सर हमारा कब आएगा, बस बैठो बैठो, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। 10, 11, 12 एक तरफ इतनी ठंडी, और दिसंबर की ठंडी आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा, हालोल साइड पे तो बहुत ज्यादा। तो काफी दिक्कत हुई, हम टेंशन में न सो पा रहे थे। फिर 12 बजे फाइनली हमने पूछा कि सर 12 बज गए हैं और हम इसी कॉस्ट्यूम में हैं, क्या करें? कोई नहीं, आप चेयर पे बैठो, वेट करो, 2-3 घंटे में आ जाएगा। तो हम बस उसी चेयर में पड़े पड़े सो भी गए ठंडी में। और सुबह 8 बजे असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सर रेडी हो जाओ, आपका शॉट रेडी है। अब न चाय पी, न ब्रश किया, कुछ भी नहीं, और शॉट हमारा रेडी है। तो और मेकअप लगा हुआ था, तो मुंह भी हम धो नहीं सकते। तो मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया कि भाई तू थोड़ा देख ले, टचअप कर ले। फिर वहां से हम फ्लोर पे गए, तो 24 घंटे वेट करने के बाद मेरा शॉट हुआ। तो कभी कभी हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि मुझे भी फिल्म में काम करना है, तो सब लोग यही देखते हैं कि 2 घंटा फिल्म है और बस अच्छा ही सब करना है, पर उसके पीछे जो 2 महीने की मेहनत होती है और जो तकलीफ बहुत, मतलब हर आर्टिस्ट, नॉट ओनली मी, पर सभी लोग इसी मतलब इसमें से निकलते हैं, गुजरते हैं, वो सब सबका होता है डेडिकेशन। नहीं, होता है। मैंने बोला ना कि मैंने ये हरे कृष्णा, मेरे कृष्णा करके लाइव शो आया था अभी जी, तो वो मैं देखने गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मिल के आती हूँ मैं सौरभ से। तो मैं पीछे की साइड से गई, तो वहाँ पे देखा सारे जो साइड एक्ट्रेस वो सब ऐसे मतलब नीचे ही सो गए थे। बिल्कुल। तो मतलब पता लगता है ना कि यार कितनी मेहनत लगती है। आप एक स्टेज पे शो देखो या टीवी पे देखो या थिएटर पे देखो, लेकिन बिहाइंड द सीन अलग ही होता है कुछ। और जनरली क्या होता है, 90% आर्टिस्ट, आप अगर अमिताभ बच्चन हो गए, आप अगर सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गए, आप एक फेमस होने के बाद आपके टाइम पे शॉट होगा। हाँ। अगर आप बोलो कि मैं इसी दिन एक ही सीन करूंगा तो वो होगा, पर उसके पहले बहुत आपको अक्षय कुमार, इशारों पे अक्षय कुमार का आपने सुना होगा कि वो साल में 3-4 फिल्म करते हैं, तो वो ऐसे ही शूट करते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 7-8 बजे टाइम पर फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और काम करते हैं। तो वैसा है जनरली। तो जब तक आप फेमस नहीं हो तो आपको तो फॉलो करके वो टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा, वो तो है। कि चलो जैसे अब गुजराती सिनेमा की बात करें तो हम 30 से 40 दिन में फिल्म कंप्लीट करते हैं, है ना? शूट 30-40 डेज में फिल्म पूरा शूटिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है बॉलीवुड फिल्म और बड़े बजट की फिल्म 3-3 महीना 6-6 महीना शूट चलती है ना? वो लोग वेट करते हैं, बॉडी पे प्रॉपर काम करते हैं, हर चीज में वो काम करते हैं, तो टाइम लेते हैं, ड्यूरेशन बीच में गैप रहता है, बजट भी तो उस हिसाब से तो गुजराती में सारे आर्टिस्ट जितने भी लोग हैं उन सबके बिहाफ में मैं ये कहूंगा कि ये इंडस्ट्री जो बचाई है तो इन सभी आर्टिस्टों ने बचाई है ना?
नहीं तो ये कब की जीरो हो जीरो हो जाती है, जाती खत्म हो एक्चुअली जाती गुजराती इंडस्ट्री का अभी जो लालो मूवी आया हम्म, तब जाके अब लग रहा है कि यस ऑफ कोर्स गुजराती मूवी का भी एक फ्यूचर है है। और एल्स ऐसा लग रहा था कि यार गुजराती मूवी कितने लोग देखते जाते होंगे ऐसा मतलब यू नो इट्स अ फैक्ट एक्चुअली पर कि जनरली क्या होता है मैम, मैं आपको बताऊं कि गुजराती जो ऑडियंस है वैसे बॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट टेरिटरी गुजरात है। मतलब वो यूपी के है बाद सबसे ज्यादा अगर बॉलीवुड को कोई पैसा कमा के देता है तो वो गुजरात गुजरात है है। पर गुजराती फिल्म को वो नहीं दे नहीं पाता। दे पाता रीजन क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है वो हॉलीवुड फिल्में देखती है, वो साउथ की फिल्में देखती है, वो बॉलीवुड फिल्म देखती है। अब जो फिल्म 50 करोड़ से लेकर 150-200 करोड़ की बनी है उसका क्वालिटी क्या होगा और हमारी 1 करोड़ 1.5 करोड़ वाली फिल्म का क्वालिटी क्या होगा। तो एब्सोल्युटली वो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है नहीं पहली है बात हाँ तो। एब्सोल्युटली और वो कंपैरिजन वो करते हैं तो वो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो नहीं भी मिलता होगा, हम स्वीकार करते हैं उस चीज का। पर पिछले अगर एक दशके से हम देखें तो काफी सुधार हुआ गुजराती बहुत सिनेमा में। बहुत बहुत हाँ और अब वो फिल्म हम प्राउडली बोल सकते हैं कि यस, गुजराती इंडस्ट्री पूरे इंडिया में एकमात्र इंडस्ट्री है जो पूरे परिवार के साथ आप फिल्म देख सकते देख सकते हैं एब्सोल्युटली हैं। बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि नहीं जहाँ पर आप परिवार के साथ फिल्म देख सको। और अब है सारे अलग अलग सब्जेक्ट पे फिल्म आ रही है और हर तरीके के सब्जेक्ट पे फिल्म बन रही है। हर साल पिछले 5 साल से हर साल 100 से ज्यादा फिल्म बन रही है। ओह तो अच्छा है, अभी तो अच्छा है गुजराती सिनेमा। नहीं नहीं सही में अच्छा है अभी अभी के लिए तो लालो मूवी तो मैंने देखी टचवुड मतलब मैं एक्चुअली मूवी देखी तो लालो मूवी मेरे भाई ने मुझे फोर्सफुली लेके गया कि नहीं चलो 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 बट मैं बोल सकती हूँ कि वो मूवी मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मूवी मैंने देखी यस, मतलब इतना इमोशनली अटैच हो गई ऐसे लगे कि सही में मतलब उसमें ना ऐसा था कि आप इमोशनली भी बह गए आपको मतलब इस जनरेशन के लिए भी मैसेज मिल गया ज्यादा अंधश्रद्धा में भी नहीं गए यू नो सब चीजें हो गई मतलब कभी कभी क्या होता है कोई सब्जेक्ट आपको कनेक्ट इसलिए करता है कि हाँ आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको वहां दिखता वहां दिखता है है। हाँ, ये इसके साथ जो हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है, इसके ये जो जैसे जी रहा है तो मैं भी वैसे ही जी रहा हूँ। तो वो कनेक्ट जब होता है ना तब बात अलग तब बन वो जाती है चीज हो सही है जाती सही है। है पर आपको लगता है कि ये लालो मूवी को ऑस्कर तक जाना चाहिए ऐसा कुछ मतलब सी प्यार तो सबका मिला है अच्छा, और 100 करोड़ कमाने वाली पहली गुजराती फिल्म बनी। एब्सोल्युटली हाँ तो है सब्जेक्ट अच्छा, ऑस्कार जाए तो बेस्ट है हमारे लिए। और थोड़ा गुजराती जो बूस्ट मिल सिनेमा जाएगा है उसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा, इन्वेस्टर और ज्यादा इन्वेस्ट करने के इन्वेस्ट लिए रेडी करेंगे होंगे। हाँ हाँ तो अपेक्षा तो है कि हर साल एक फिल्म जाए कैटेगरी में, हम तो वही चाहेंगे। पर मेरा कहना मतलब ये है कि लालो सबने प्यार दिया है ना, शुरू शुरू में उसको भी तकलीफ हुई। बहुत तकलीफ 200 स्क्रीन से सीधे 2 स्क्रीन पे आ गए थे, बिजनेस मिल नहीं रहा था। सडनली फिर क्या हुआ पता नहीं, कहते हैं ना कि भगवान का हाथ, लक, लक जो भी हाँ बोलो आप। हाँ हाँ फिर 2 से उन्होंने 10, 10 से 20, 20 से 50, फिर धीरे धीरे हाउसफुल। जब मेरी फिल्म आई थी ये फुल स्टॉप, तो हम लोग उसके प्रमोशन में अहमदाबाद थे, तो मैंने पूछा कि ये सब लोग अभी, फिल्म हमारी 9 से 12 वाली थी तो 12 को हमारा शो पूरा होने वाला था और बाहर बहुत सारे लोग, मैंने कहा ये क्यों आए हैं, तो बोले 12:30 को लालो का शो है। तो वो देखने में ना 12:30 बजे गुजरात वाले फिल्म देखने आ रहे हैं, मतलब तो आई एम शॉक्ड। तब तक मतलब सारे शो पैक होते हाँ, पूरा दिन 8-8, 10-10 शो एक एक थिएटर में, फुल हाउस, एंड रात को 2:30 बजे तक लोग थिएटर में। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि भाई बस ये इतना, इसका 10% भी हर फिल्म को प्रेम मिले ना तो भी तो हाँ बेनिफिट एब्सोल्युटली गुजराती इंडस्ट्री और अच्छे से, अच्छे ग्रो करे हाँ सबको बेनिफिट होगा, सबको फायदा। बट तो प्रॉब्लम ये कि अभी जैसे पहले था कि थिएटर में जाके ही मूवी देख सकते थे अभी तो क्या हो गया ना जैसे ऑनलाइन का जमाना है आ गया। तो बहुत कम लोग प्रिफर करते हैं कि जाए थिएटर में और मूवी देखे तो बहुत लॉस भी है एक्चुअली प्रोड्यूसर्स का नहीं, हम तो बोलते हैं कि भाई आप मत करो वैसा, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि थिएटर में कैमरा रख के पूरा फिल्म जो दिखाते हैं उसको पूरा कैप्चर करके वो सोशल मीडिया में, खास करके टेलीग्राम पे सारी फिल्में बहुत आ जाती है। पर हम अपील करते हैं कि वहां मत देखो। पर अगर आज भी 40% ऑडियंस ऐसी है कि वो सारी फिल्म थिएटर में ही देखना चाहेगी, क्योंकि देखो थिएटर सिर्फ विजुअल का ही बात नहीं है, आपको सिर्फ फिल्म देखना है वो वाली बात नहीं है, आपको साउंड इफेक्ट्स, उसका बैकग्राउंड स्कोर, ये बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हम किसी को बोले आप सीधा सीधा सुन लेते हो म्यूजिक तो ठीक है, पर आपको 5.1 हमने किया, 7.1 हमने किया, डॉल्बी साउंड किया, तो ये क्या है, सराउंडिंग साउंड क्या है, वो तो आपको थिएटर पे बैठना ही पड़ेगा। पड़ेगा तो सेकेंड वो थिंग, चीज मोबाइल फर्क तो का पड़ेगा शायद मोबाइल इसलिए अभी यूज बढ़ गया कि सब लोग अपने
फ्री टाइम में मोबाइल को देखते हैं। जैसे फिल्म अभी उनके पास आ गई तो उनको लगे आधा घंटा अभी देख लो, फिर फ्री हो जाओगे तो वापस देखोगे, फिर काम खत्म करके वापस दे, तो वो टुकड़ों टुकड़ों में देखना तो शायद वो चीज मजा भी नहीं आएगी। थिएटर में क्या होता है कि पूरा अंदर से तो ब्लैक है ना, सिर्फ आपको पर्दा दिखेगा और आप हो बस, तो पूरा माहौल 2 घंटे वही बनता है। तो शायद वो मजा जो मेकर्स ने उसमें डाला है फिल्म में, उसका डीआई किया है, उसकी क्वालिटी, हम अब 8K पे शूट कर रहे हैं हम लोग। अगर 8K रेजुलेशन है तो आप जब मोबाइल में देखोगे तो वो तो आपको 2K का भी नहीं मिलेगा, है ना। वो क्वालिटी इतनी डाउन हो जाएगी शायद 1K के हिसाब से, और शायद जो आपने कंटेंट बनाया वो भी पूरा वो पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, तो थिएटर का कुछ अलग ही मजा है। वो थिएटर की ऑडियंस थिएटर में ही देखना पसंद करती है। पर हम आपके माध्यम से सबको यही बताना चाहेंगे कि आप भी थिएटर में जाओ। जैसे आपने बोला कि मैंने लालो देखी तो मुझे रियलाइज हो गया यार ये तो बढ़िया फिल्म है, तो मैं यही कहूंगा कि शायद आगे आपने 10 और भी फिल्म देखी होती तो शायद 10 में से 5 फिल्म आपकी पसंदीदा हो जाती कि यार ये वाली भी मस्त है। हाँ, जब तक पूरी मूवी देखते नहीं तब तक आइडिया नहीं जज कर पाएगी। एब्सोल्युटली। और कभी कभी हमको भी बुरा लगता है जब फिल्म देखे बिना ही ऑडियंस, मतलब गुजरात में बहुत हमने देखा कि हम गुजराती भाषा हमारी है, फिल्में हमारी, इंडस्ट्री हमारी है और हम कंटेंट उनके लिए, गुजराती लोगों के लिए ही बना रहे हैं, पर वो बिना देखी बकवास है फिल्म, तो वो हमको थोड़ा वो होता है कि भाई आप एक बार थिएटर में जाओ, टिकट लो, फिल्म देखो, फिल्म देखने के बाद आप बोलो कि स्टोरी बकवास थी, काम बकवास था, एक्टिंग बकवास थी, सब जो जितना नेगेटिव कमेंट्स करना है आप करो, हम सुधार लाएंगे। पर देखने के बाद अगर आप देखोगे नहीं तो फिल्म को बिजनेस कहाँ से मिलेगा। एक बार आप थिएटर में जाओ, वहां पर एक टिकट लो, एटलीस्ट निर्माता जो है, प्रोड्यूसर जो है, उनको एक आवक होगी, एक इनकम होगी, है ना। उसने 1.5-2 करोड़ डाले तो एटलीस्ट 1-2 करोड़ वापस भी आए तो वो दूसरी फिल्म में 2 करोड़ वापस लगाएगा और इसी तरीके से सिनेमा चलता रहेगा। आप देखोगे नहीं तो फिर सिनेमा कैसे चलेगा, है ना। तो यही है कि आपकी जो भी अपेक्षा है हम पूरी करेंगे, बस यही विनंती है कि आप थिएटर में जाओ और फिल्म देखो। एब्सोल्युटली जी। वेरी नाइस मैसेज एक्चुअली जी। और दूसरा क्या है कि शायद आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर वर्ल्ड की 300 लैंग्वेज लुप्त होने के इस पे कगार पे है, हाँ। है ना। उसमें एक गुजराती है, राइट। तो गुजराती साहित्य पे फिल्में इसलिए भी बननी चाहिए कि जितनी चीज, क्योंकि अब मोबाइल इजी अवेलेबल चीज हो गई, हाथ में आ गई, तो जो भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं या कहीं भी कुछ भी सर्च करते हैं, अगर वो गुजराती साहित्य हमारे सामने नहीं आया तो वो वर्ड कान में जाएंगे नहीं। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे युवा जो मतलब इंग्लिश मीडियम को, जिसका मतलब जिस पेरेंट्स को इंग्लिश मीडियम का क्रेज है, जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में रख रहे हैं, उनको बहुत सारे गुजराती वर्ड पता ही नहीं है। एब्सोल्युटली। और वो पता है। हाँ, मतलब बच्चों को तो अगर जेनजी की बात करें तो जेनजी को तो बिल्कुल नहीं पता है, कि मतलब बहुत कम, बहुत मतलब 0.1% या ऐसे कुछ स्टूडेंट्स। इसमें मतलब कैसा हो गया मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के सामने बच्चा बोलेगा कि पापा आप फैन छे, तो पापा बोलेंगे कि फैंटास्टिक, मेरा बेटा फैन बोला मतलब इंग्लिश उसको आ गया, तो वो खुश हो गया, है ना। वही बेटा अगर बोलेगा कि पापा दिस इज पंखा, तो वही पापा क्या बोलेंगे, नहीं बेटा दिस इज पंखा नहीं बोला जाता, पूरा वाक्य बोल, दिस इज फैन बोला जाता। तो शायद वही पापा अगर उसको बोले कि बेटा आप पंखो छे, ये गुजराती तू पूरा बोल, तो शायद वो सही लगता। पर कहीं ना कहीं ये क्रेज इतना हम में आ गया है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स बोले, है ना। तो बट सी उसमें तो क्या है ना वनराज जी, कि अभी जैसे चेंज, परिवर्तन तो जी सृष्टि का नियम है, राइट। तो हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो जी। तो अगर इस परिवर्तन को भी हम नाकारे तो फिर कैसे हम लोग डेवलप हो सकेंगे। नहीं, मतलब समय के साथ तो चलना ही है। पर मेरा क्या होता है कि जैसे गुजराती लैंग्वेज हम भी प्यार करते हैं, अपनी हर कोई अपनी मातृभाषा से प्यार करता है, बट द पॉइंट इज कि अगर दुनिया में बच्चों को बाहर लाना है तो उनके लिए इंग्लिश प्रायोरिटी बन जाती है, उनको आनी चाहिए। फिर सोसाइटी में आपको उठना बैठना है, नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसलिए कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। पर मेरा ये था कि गुजराती भाषा अगर है तो या तो उसको गुजराती पूरा समझाए या तो पूरा इंग्लिश। आजकल बच्चों का इश्यू क्या हुआ है, ना वो गुजराती में रहते ना इंग्लिश में रहते, बीच में ही अटक जाते हैं, है ना। और वो एटमोस्फियर भी नहीं मिल पा रहा है। और सेकेंड थिंग, जो साहित्य है हमारे पास, जैसे आप सौराष्ट्र की रसधार पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा कि कितना कुछ है उसमें। झवेरचंद मेघाड़ी ने कितना बताया है उस नवलकथा के माध्यम से। तो जितना भी, जैसे हमने संस्कृत भूली, है ना, संस्कृत भूली तो हम सारी चीज भूल गए। अब वो संस्कार भूल गए, संस्कृति भूल गए, सब चीज भूल गए। वही योग जब
अमेरिका गया, वहां से पीछे ए लगा, योगा बन के आया, तब हमने एक्सेप्ट किया। उसका पावर आज भी जर्मनी, जापान या बहुत सारी वैदिक गणित को फॉलो कर रही है। तो काफी चीजें हमारे पास थी, पर वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुआ, उसको जला दिया गया, संस्कृत से वंचित किया, नई भाषा स्वीकार हुई, तो वो भाषा जैसे छूटी वैसे संस्कार भी छूट गए। हाँ, आज 90% जितनी लैंग्वेज है टोटल, उसमें से 80 to 90% लैंग्वेज की मदर संस्कृत है। संस्कृत से वर्ड आए हैं। फिर भी संस्कृत का नॉलेज न होने के कारण वो सारी चीजें हमसे छूटी। वैसे ही जब ये भाषा भी छूटेगी तो यहाँ की जो संस्कार या जो चीजें हैं वो फिर निकल जाएंगे। तो मेरा बस ये है कि हमको आज हम त्रिभाषा पे चल रहे हैं, एक तो मातृभाषा, एक हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा, और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। तो वो तीनों भाषा आनी चाहिए। हाँ। पर ये हमारी जिम्मेदारी भी उतनी है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको दोनों चीज बताना पड़ेगा। हाँ। है ना, कि ये क्या है, पैरेलल रखो, एटलीस्ट पैरेलल रखो। तो वही जैसे अभी गरबा है, गरबा भी लुप्त हो रहा है, जैसे बड़ौदा में अभी भी चल रहा है। जैसे ट्रेडिशनल गरबा देखना है तो बड़ौदा इज द बेस्ट। ठीक है, बाकी सूरत, अहमदाबाद या यहाँ कहाँ जाते हो डिस्को गरबा हो जाता है, वहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर तो खत्म ही हो गया। तो वही चीज है ना, एक्चुअली क्या है कि हम जल्दी से किसी चीज के लिए आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। है ना, गरबा बेसिकली क्या है कि गरबा के माध्यम से गुजराती लोग माता जी की आराधना करते हैं। अभी तो आराधना कहीं साइड पर निकल गई, आद्य शक्ति की बात भी, और अब ये डिस्को डांडिया हो गया, गरबा रहा ही नहीं। और कभी कभी हम देखते भी हैं कि गरबा जब होता है तो गरबा तो गाते नहीं, फिल्म में हिंदी फिल्म के सॉन्ग हाँ। और पता नहीं वो सैड सॉन्ग आ जाते हैं और बेवफा के सॉन्ग आ जाते हैं। तो मैंने कहा इसमें कहा आ गया, पर अगेन आद्य शक्ति का आज की जनरेशन को मजा आ रहा है, वो डांस कर रहे हैं, लेकिन प्राउडली ये बोल सकते हैं कि यस, बड़ौदा में गरबा जो हो रहे हैं वो जैसे अभी क्या कि मुंबई का, चलो उनका कल्चर नहीं है, वो लोग 10-10 के ग्रुप में गरबा कर रहे हैं, मतलब एक पूरा प्लेग्राउंड है। हाँ। और उसमें भी लोग 10-10 खेल रहे हैं, तो वो नहीं मजा। सिर्फ बड़ौदा, पूरे गुजरात में बड़ौदा एक ऐसी जगह है जहाँ 50,000 लोग भी गरबा खेलेंगे, पर राउंड में खेलेंगे। तो ये, और वो भी एकदम सिंक में खेलेंगे, बिल्कुल, और जिसको कोई मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो देखिए यही तो बात है, हम यही फिल्म के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि कल्चर हो या भाषा हो, इनको कहीं ना कहीं बचाने का काम भी फिल्म इंडस्ट्री करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, इसीलिए मैं फिल्म पे क्यों भार दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक्टर हूँ इसलिए फिल्म का ही बात करूंगा या फिल्म को ही आगे करूंगा, ऐसा नहीं है। पर एक छोटे से बच्चे 8 से 10 साल 12 साल जो 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ रहा है ना, उसको आप एक फिल्म दिखा दो, सिंघम देख के आएगा तो वो पूरे 2 घंटे की फिल्म, पूरी स्क्रिप्ट उसके माइंड में होगी, कब अजय देवगन कौन सा डायलॉग बोल रहा है वो भी वो बोलेगा, पर वो 30 मिनट या 35 मिनट के लेक्चर में बैठेगा और टीचर ने क्या बोला तो उसमें से वो 10% या 20% या 50% बता पाएगा, बाकी चीज वो भूल जाएगा। तो यही हम बता रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है दृश्य और श्राव्य साधनों का, जो इफेक्ट है देखना और उसको सुनना, वो चीज उसको ज्यादा याद रहती है। आप एक बात सोचो, वो लगता है कि एजुकेशनल फील्ड में भी वो सब चीजें आनी चाहिए। पर मैं ये देखो, अगर महाभारत और रामायण पे सीरियल नहीं बनते तो आपको क्या लगता है, किसी को पता नहीं होता, कोई इतना बड़ा पुस्तक कौन लेता और कौन पढ़ता, एब्सोल्युटली किसको मालूम होता कि कौन सी स्टोरी क्या है और क्या हुआ। आज आप किसी को भी पूछ लो तो सब रामायण और महाभारत की स्टोरी बताएंगे, पर आप उसको ये सवाल करना कि आपने पढ़ी है क्या, बोलेंगे नहीं मैंने सीरियल देखी है ना। तो ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया तो अब बहुत काफी हो गया कि आप बहुत ज्यादा, हाँ, इजी अवेलेबल हो गया, हाँ, सबके हाथ में। हाँ, सबके हाथ में है। पहले जैसे था कि टीवी, मतलब वो टाइम पे ही सीरियल देखने बैठना। मुझे याद है हमारे एरिया में सबसे पहला टीवी हमारे घर पे, तो रामायण जब लगती थी तो 9 बजे सीरियल चालू होती थी, हमारे घर पे 8 बजे से लाइन पूरा। तो अभी तो क्या हो गया, मोबाइल इतना है कि जो चाहे देख लो। नहीं, वो आपको क्या लगता है, पहले वाला अच्छा था या अब का, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चेंज? नहीं, इज इट पॉजिटिव चेंज और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स लग रहे हैं आपको? देखिए, जितना भौतिकवाद तरफ हम आगे बढ़ेंगे, है ना, जितने संशोधन होंगे, नया टेक्नोलॉजी आएगा, तो हर चीज के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है ना। अब वो समय जो आप बता रहे हो, वहां पर होता ये था कि एक टीवी था, एक सोसाइटी या एक स्ट्रीट में एक टीवी, हाँ। और सारी सोसाइटी वहां बैठ के पूरा घर उसका भर गया, और सब बच्चे 30, 40, 50 बच्चे, हम भी जाते थे दूसरे के घर में और श्री कृष्णा देखते थे, शक्तिमान देखते थे। तो वो याद रहता था कि भाई ये टाइम शो आएगा, और वहां पहुंच भी जाते थे। पर अब जो समय है, अब समय थोड़ा बहुत ज्यादा ही चेंज हो गया। पर हाँ, इसके फायदे बहुत है ना। माइनस पॉइंट तो है
पर यही काम एज अ पेरेंट्स हमको करना होगा कि जो मोबाइल हमने बच्चों को दिया उसका क्या वो यूज कर रहा है ना। हाँ, उस पे तो थोड़ा ध्यान उसका देना हमको पड़ेगा। फोकस करना, बाकी फायदे बहुत है। आज टैलेंट, जब मेरी बात करूं, मैंने जब शुरुआत की थी तो हालोल, बड़ौदा, गोधरा, हर जगह, अहमदाबाद में ऑडिशन देने जाता था। सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, तो वो भी टैलेंट देखने बताने जाना के लिए पड़ता। आपको जाना पड़ता था। हाँ, अभी तो इजी हो मिलेगा गया। कि नहीं मिलेगा पता नहीं था। अब आपके हाथ में मोबाइल है, आप 1 मिनट का खुद का एक्ट कोई भी शूट करवा दो, उसको सोशल मीडिया में डाल दो, वायरल हो गया। आजकल हम देख रहे हैं कि मैं तो 15 साल से इंडस्ट्री में, 15-20 साल हो गए मुझे, पर बहुत सारे टिकटॉक से निकले और सीधा बॉलीवुड तक पहुंच गए, पहुंच गए, है ना। हाँ, तो सोशल मीडिया का ये पावर है कि आपका जो है, टैलेंट है वो लोगों की नजर पहुंचेगी, पहुंच जाती है। तो बेनिफिट बहुत है, बस उसको यूज करना हाँ, और पड़ेगा। किस वे में यूज करें उसको थोड़ा बिल्कुल, ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वनराज जी, अभी आपके रिसेंट कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? फिलहाल हम लोग 3 o'clock करके एक स्टोरी है, उस पे काम कर रहे हैं। साथ में हे भगवान करके एक और फिल्म है जिस पे काम चल रहा है। तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम चल रहा है। इसके अलावा एक मम्मी वर्सेस मम्मी करके फिल्म है मेरी। हम्म, ये फिल्म भी एक हाइट है। हमने एक ही दिन में, मतलब 23 घंटा 20 मिनट में पूरी फिल्म कंप्लीट की। ओ वाव, 10 कैमरे के साथ शूट। फिल्म के अंदर 5 एक्ट्रेस हैं, मैं हीरो हूँ। तो अब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि एक एक्ट्रेस के 5 से 6 चेंज है, साड़ी 5 से 6 बार चेंज हो रही है, ओह। 5 से 6 बार मतलब लुक चेंज हो रहा है। तो उतनी बार हेयर, मेकअप प्लस ड्रेस, कॉस्ट्यूम चेंज करना, वो टाइम बचाना, और 23 घंटा 20 मिनट में पूरी फिल्म कंप्लीट करना। माय गुडनेस। यस, तो हमने वो फिल्म कंप्लीट की एक ही दिन में, 23 घंटा 20 मिनट में। वो मम्मी वर्सेस मम्मी ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब रिलीज पे वो आएगी। उसके अलावा जिंदगी मुंबई है, जो मेरी बॉलीवुड फिल्म है एज एन एक्टर। इसके पहले मैंने 2-3 फिल्म की है हिंदी, पर ये फिल्म टोटली सोलो पे, मतलब मैं ही हूँ उसमें लीड। तो वो भी एक फिल्म है, तो वो भी एक रेडी है अभी। तो जिंदगी मुंबई एंड मम्मी वर्सेस मम्मी रिलीज पे है, और बाकी फिल्म अब फ्लोर पे जाएगी। ओह वाव। जी एंड कनू भाई एंड ऑल? हाँ, रिसेंटली मैंने जो मेरी लास्ट फिल्म अभी जो आई, फुल स्टॉप करके एक फिल्म आई, जो फुल स्टॉप का प्रीमियर में मैं आई थी, हाँ मुझे बिल्कुल, आप बहुत बता अच्छी रहे थे, यस, लगी। वुमन एम्पावरमेंट के लिए बेस्ट फिल्म है। बहुत अच्छी थी, और बहुत। वैसे ही मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे अपन लालो की बात कर रहे थे अभी, तो लालो फिल्म और ये सब तो चले, ये भी एक सब्जेक्ट है। हाँ, वो absolutely। जॉनर और अलग है और ये जॉनर अलग है, अलग है, हाँ, है ना। absolutely। और सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि हमारी माता बहनों के साथ बहुत जगह पे बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, एब्सोल्युटली। पर आवाज हम नहीं उठा नहीं पा उठा रहे। रहे, तो यही फिल्म में हमने फुल स्टॉप में बताया कि बस अब फुल स्टॉप, है ना। एब्सोल्युटली। तो ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट था जो अभी रिलीज हुआ। और नहीं, मैं तो बोलती हूँ ना कि फीमेल को, मतलब अगर जैसे छोटी छोटी चीजें से भी हैरेस हो रही है ना, तो वहीं पे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो आगे बढ़े ही नहीं इंसान, तो जो भी आपको हैरेस कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मुझे वो फुल स्टॉप मूवी मुझे इसीलिए अच्छी लगी। और बहुत गुजरात अच्छी। में, गुजराती सिनेमा में ये पहली फिल्म थी जिसमें 3 एक्ट्रेस और तीनों ने इतना बढ़िया एक्शन बहुत किया, बहुत और एक्शन। थ्रू आउट हर 10 मिनट में एक्शन सीन आ रहा है। तो हाँ, अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छी ट्रीटमेंट और बहुत बढ़िया फिल्म। बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत। कन्नू भाई द ग्रेट करके मेरी फिल्म आई थी, जो एक बायोपिक, पहली गुजराती बायोपिक फिल्म है। ओह। मोस्टली मैंने जितने सब्जेक्ट लिए वो सारे सब्जेक्ट ऐसे ही है जो कुछ यूनिक रहते हैं। तो जैसे मैंने पहली फिल्म, एक ही दिन में शूट होने वाली पहली फिल्म मम्मी वर्सेस मम्मी, वो हमने किया। ये पहली बायोपिक फिल्म है जो सूरत में कन्नू भाई टेलर करके हैं, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ओह। और वो आज भी वर्किंग है, स्कूल चलाते हैं, हॉस्टल साथ में है, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, कॉलेज भी चलाते हैं। और जो भी डिसेबल बच्चे हैं, जिनको कुछ भी डिसेबिलिटी है, उनको वो एडमिशन देते हैं, पढ़ाते हैं और जॉब के लायक बना के जॉब दिलवा के छोड़ते हैं। तो वाओ, आज तक शायद उन्होंने 30,000 से ज्यादा डिसेबल लोगों को जॉब पर लगाया वेरी नाइस। है ना। तो पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है। 100% डिसेबल है, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते हैं। स्टिल, हाँ, माय गुडनेस। उनको उठाने के लिए, खिलाने के लिए, सुलाने के लिए कोई ना कोई साथ में चाहिए ही चाहिए। फिर भी वो काम कर रहे हैं अभी भी सोसाइटी। अब लोग एकदम मतलब हाँ, हेल्दी है, 100% शारीरिक फिजिकल फिट फिट है, है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। excuse दे तो रहे कहीं ना कहीं फिर हम मानसिक विकलांग हैं। विकलांग है, एब्सोल्युटली। ये शारीरिक विकलांग है फिर भी इतना काम कर रहे हैं, और हम शारीरिक विकलांग नहीं है, हम फिर भी, हाँ, परफेक्ट फिट है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ये हम में खामी है, फिर खामी। हम मानसिक विकलांग हैं। कि विकलांग, अगर नहीं कर रहे हैं तो absolutely। गलत है। तो ये मुझे थोड़ा
स्पर्श भी कर गया था हम्म। दिल को कि मुझे कुछ ना कुछ करना है गुजरात में और भारत भर में, इनको मुझे ले जाना ले है जाना है, ताकि ये फिल्म देख के दूसरों को मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन मिले। है एक्चुअली ना। हमारे पॉडकास्ट शो में भी एक आई थी, मिस शर्मिला दिवातिया करके है, जी। शी इज ऑल्सो डिसेबल, हम्म। बट वरदान फॉर यू की फाउंडर है वो, ओके। शी इज डिसेबल, बट वो जब पॉडकास्ट में आई तो उन्होंने बोला कि आई एम एंजॉइंग माई डिसेबिलिटी। तो एग्जैक्टली। ये पॉजिटिव वर्ड्स ना बहुत मायने रखते हैं, और नहीं इसीलिए मैंने वो बोला स्पेशली सबको कि ये पॉडकास्ट शो देखना आप, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेट हो सको आप। राइट। जनरली होता क्या है कि जब पहले तो एक समय था, 2000 पहले की बात कर रहा हूँ, कि अगर किसी में कोई खोड़खापन है, जैसे पैर की तकलीफ है या हाथ की, तो लूला लंगड़ा ये सब वर्ड यूज होते, जो अपमानजनक वर्ड थे, और वो होते थे, है ना। फिर मतलब इंसान उस चीज से जितना सफर कर रहा है, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा उसके टॉर्चर से, और वो सुन के उसको बुरा लगता था, है ना। और कहीं ना कहीं उस समय में फैमिली या सोसाइटी भी यही फील करती थी कि अगर अपंग या विकलांग इंसान घर में आया तो वो सांप, मतलब अभिशाप के रूप में, आशीर्वाद के रूप में नहीं दिखाता, है ना, कि ये एक तरीके से जैसे कलंक न लग गया हो, वो गिल्टी फील करवाते थे। पर फिर 2000 के बाद वो विकलांग शब्द हुआ, है ना। फिर हमारे जो आज के बड़ा प्रधान है माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, उन्होंने ये वर्ड लाए दिव्यांग, जिसका एक अंग दिव्या है, वो दिव्यांग। तो अब हर जगह ये दिव्यांग वर्ड यूज होता है, जो अपमानजनक वर्ड्स थे वो सब निकल गए, और आज पूरी सोसाइटी में ये दिव्यांग वर्ड ही, वो जब मोदी जी ने प्रयोग किया उसके बाद अब समाज सोसाइटी में यही चल रहा है। और कुदरती उनको गिफ्टेड और शक्तियां मिलती हैं, मतलब अगर एक शक्ति छीनी तो दूसरी शक्ति और डबल पावर में मिल जाती है। बस उनको जगाना होता है, थोड़ा उनको स्टेज देने की जरूरत है ना। हमने फिल्म में यही दिखाया, कन्हू भाई द ग्रेट फिल्म में हमने यही दिखाया कि आपको दया नहीं देनी है, आपको भीख नहीं देना है, बस आपको मौका देना है, स्टेज दो आप, बाकी काम हम कर लेंगे। और यही फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म, और काफी मतलब जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी फिल्में करके रखी, ओजस भाई हैं, है ना, सुनील मिश्रा नहीं है, पर सब लोगों ने प्राउड फील किया कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो समाज, सोसाइटी और जो डिसेबल बच्चे बच्चियां हैं उनको मोटिवेट करें। तो बढ़िया सब्जेक्ट, वेरी नाइस। और अभी कोई और आपके प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हो? हाँ, अभी काम चालू, जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी वर्सेस मम्मी, जिंदगी मुंबई, ऑलमोस्ट दोनों फिल्म रिलीज के लिए रेडी हैं। उसके अलावा हम हे भगवान और 3 o'clock, ये 2 प्रोजेक्ट पे और काम चालू है ना। एक फिल्म है जो हमारी थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है, और एक फिल्म है कॉमेडी के साथ लाइफ की फिलोसॉफी हमने बताई है। तो दोनों सब्जेक्ट बढ़िया है, काम चालू। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। सो आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, राइट? यस। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर एनजीओ। 2017-18 में वामा संस्कृत वर्ड है, उसका अर्थ होता है सुंदर स्त्री, सुंदर कन्या। तो वामा क्लब हमने शुरू किया, मेरे से पहले ये स्टार्ट किया था प्रियंका वाघेला करके हैं अहमदाबाद से। उन्होंने कॉन्सेप्ट पे काम किया, है ना। तो उनको लगा कि जो सोसाइटी में वुमेन्स हैं उनके लिए मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने वामा क्लब स्टार्ट किया, जहाँ पर अहमदाबाद के अलग अलग एरिया में जाके वो एक्टिविटी करवाते थे, है ना। तो उन्होंने पहला साल कंप्लीट किया, 2018 से मैं जुड़ा, और मेरे जुड़ने के बाद फिर मैंने मेरे थॉट्स उसमें डाले, है ना। मुझे भी कुछ करना था सोसाइटी के लिए। तो मेरा जॉब था देवगढ़ बारिया, मैं देवगढ़ बारिया ही रहता हूँ, तो देवगढ़ बारिया दाहोद डिस्ट्रिक्ट और अहमदाबाद, तो एवरी वीकेंड सैटरडे संडे में बारिया से ट्रैवल करके अहमदाबाद जाता और ये काम करता। हमारा मोटो सिर्फ ये था कि सोसाइटी में जो वुमेन्स हैं, अब जाके थोड़ा परिवर्तन आया है कि वर्किंग वुमन भी है। हालांकि वर्किंग वुमन के लिए भी मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो डाउट्स हैं कि डबल बर्डन आता है वर्किंग वुमेन्स को, घर का भी लोड तो रहता ही रहता है, प्लस वर्क का भी रहता है। पहले क्या था कि घर का ही सिर्फ लोड रहता था। अब वर्किंग वुमन को क्या हो गया कि वर्क भी करना पड़ रहा है और घर जाके वो काम तो वैसा है वैसा है ही। प्रॉब्लम इज दैट कि फीमेल अगर घर काम करके भी आती है वर्किंग वुमन, तो उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो मेल घर पे आता है तो उसके हाथ में पानी का ग्लास मिल जाता है। उसको तो ऐसा है, अच्छा महारानी आ गई आप, आइए काम पे लग गए। घर का काम तो आपको करना ही है, तो उस वजह से वो नहीं। एक्चुअल में क्या है कि पुरुष प्रधान देश है तो थोड़ा वो तो रहेगा, पर एक्चुअल में मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे पुरुष प्रधान से प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे फीमेल ही फीमेल की दुश्मन लग रही है। बिकॉज क्या होता है ना, एक सास है सपोज, या मम्मी भी ले लो,
ऐसा कोई जरूरी नहीं सास ही नेगेटिव रोल, मम्मी का भी। अगर मम्मी है घर पे, अगर उसका बेटा काम से आ रहा है तो उसको अच्छा बेटा आ गया, थक गया, लो पानी लो। अगर बेटी आ गई, चल बर्तन धो। हाँ, काम तो रेडी है। हाँ, तो वो एक्चुअली मैं तो स्पेशली चाहूंगी कि फीमेल को स्पेशली कि भाई आप सुधरो। अगर आपका लड़का है तो लड़की को भी वैसे ही ट्रीट करो जैसे लड़के को कर रहा है। तो वो पहली प्रायोरिटी फीमेल की आ जाती है। तो लेडीज का कैसा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी का घर का बिल, लाइट बिल आ गया 1000 रुपए, तो वो टेंशन में आ जाएगी, यार 1000 रुपए लाइट बिल आया मेरा। फिर वो सीधी जाएगी पड़ोस में, अरे मेरा 1000, तेरा कितना लाइट बिल आया? वो बोलेगी मेरा 1500। अच्छा तो ठीक है, तो मेरा 1000 बराबर है है ना? वो साइकोलॉजी साइकोलॉजी है। वो कुछ ड्रेस लेके आएगी और बताएगी उसकी पड़ोस वाली को पहले कि देखो 1200 की मैं लाई, वो बोली यही मैं 800 में लाई, तो उसको खाना हजम नहीं होगा, पेट में उतरेगा नहीं, मुंह में देखो निवाला ये नहीं जाएगा। इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज ये तो अभी नेचर फीमेल का नेचर है। हाँ। नेचर वो एग्जैक्टली नेचर व्हाट भी आई एम क्यों सेइंग। बना, क्यों बना? एग्जैक्टली एक्चुअल में था ये। मैं आपको दोनों पहलू बताता हूँ, है ना। जैसे मैंने एक पहलू ये बताया कि अगर फ्रेंड्स कहीं जा रहे, अगर नहीं ले गए तो भी उसको तकलीफ मन पे लेगी, है ना। सेल्फी ले रहे हैं गर्ल्स और लेडीज, अगर उसको काट दिया तो मेरे को काट दिया, तो भी उसको लोड स्ट्रेस, हाँ। है ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर छोटी सी छोटी बात में वो स्ट्रेस ले रही है। अच्छा उल्टा अपन देखें तो जब परिवार में किसी को कुछ भी हो जाए, मतलब फादर को कुछ हुआ, मदर को कुछ हुआ, हस्बैंड को कुछ हुआ, बच्चों को कुछ हुआ, ये पूरी रात जागेगी। हाँ। उनकी सेवा करेगी, उनको हॉस्पिटल ले जाएगी, सब करेगी ये। पर जब उसको होता है ना तो वो सीधा पेन किलर पकड़ेगी, खाएगी और वापस काम पे लग जाएगी, है ना। मैं ये दो चीज इसलिए आपके पास रख रहा हूँ कि एक तो फीमेल नेचर है ऐसा, प्लस ऊपर से ये चीज केयरिंग भी उतनी हाँ है। तो वो इसीलिए आप देखो तो 40 साल की एज में भी आपको, मतलब जैसे माइग्रेन का प्रॉब्लम आप देखो, आजकल फीमेल को जो इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कम एज में बीपी स्टार्ट हो जाना, माइग्रेन का इश्यू होना, ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि ये सब स्ट्रेस ये निकालेगी कहाँ पर? क्या है देखो, एक तो प्रॉब्लम इज ना कि वर्किंग वुमन जो बोलते हैं ना, मैं तो बोलती हूँ हाउस वाइफ जो है ना, हाउस वाइफ या होम मेकर जो बोलते हैं, वो एक्चुअली वर्किंग वुमन है। exactly. लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमन। वो सैक्रिफाइस कर रही है अपने सारे सपने। ये शो के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि जो भी हाउस वाइफ है अपने हस्बैंड से सैलरी लो। जैसे बर्तन का काम हो गया तो मेरा बर्तन का महीने का 2000, खाना पकाने का मेरा 2000, कपड़े का 2000, कचरा पोछे का 2000 तो 8 से 10,000 की सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको फिर किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं, जरूरत नहीं है। आप भी एक जॉब कर रहे हो घर पे रह के। एब्सोल्युटली, एक्चुअल दैट इज अ प्राइसलेस जॉब, राइट। उसको आप, और वो ना उसको हम इतनी आसानी से इग्नोर कर जाते हैं कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो। ऊपर से सवाल आता है, अच्छा आप तो घर का ही करते हो, आप तो क्या कमाते हो? हम कमा रहे हैं। पर एक चीज मैं बताता हूँ इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जो वैल्यू ऑफ वुमन है ना, यही हाउस वाइफ अगर 10 दिन मायके चली जाए, हाँ, फिर आके आप देखो, और वो एक्चुअल में उल्टा भी होता है। बेचारी वो ऐसा बोलती कि अब नेक्स्ट टाइम मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगी क्योंकि सब संभाल के मैंने रखा था, सब उलट पुलट हो गया और इतना गंदा घर, मेरे को साफ सफाई कचरा पोछे में ही पूरा दिन निकल गया। पूरा दिन हफ्ता निकल जाता है। फिर ये वैल्यू वुमन की है कि अगर एक मकान है उसको घर बनाने का काम ही वुमेन का है ना, उसके बिना घर अधूरा है। और जितनी भी हम बातें करें वो कम है ना। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वैल्यू होनी ही चाहिए, है ना। और वही एक जरिया है कि वहां से संस्कार भी आते हैं। और शी टीम का भी आपने कुछ जब स्टार्ट हुआ शी टीम, तो आपका बहुत बड़ा रोल था उसमें। रोल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये था कि 2019 मतलब 19 में हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जिसमें अहमदाबाद के अंदर वृंदावन पार्टी प्लॉट जो सिंधुवन रोड पे है, वहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम था जहाँ 2500 मतलब 2500 से ज़्यादा लेडीज सर पे गरबा और हाथ में दिया लेके गरबा खेले, और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने किया। तो हमने काफ़ी गेस्ट को इनवाइट किया। तब हम वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट जो थे, डीवाईएसपी, एसपी, इनको भी इनवाइट किया और उनको कहा कि सर आप भी पधारो, प्रोग्राम है, अच्छा लगेगा। तब उन्होंने बताया कि हम भी ऐसा कर रहे हैं कि जो गरबा में न्यूशंस बढ़ रहे हैं, है ना, जो हमारी दिकरी है, माता बहनें जो बाहर निकलती है तो उनको कुछ ना कुछ हैरेस होता है जो फेस करना पड़ता है, और कुछ न होने जैसी चीज़ें भी हो जाती है। उसके लिए हमने सी टीम, एक हमारा कॉन्सेप्ट है, तो वो सी टीम हमने डेवलप की और वो सी टीम भी अभी गरबा में जाएगी, गरबा के कॉस्ट्यूम में उनके बीच में रहेगी
और जो भी harassment सेफ्टी होगा, safety का वो ध्यान पूरा रखेगी। देखेगी, है ना, ध्यान रखेगी। तो अगर आपका ये प्रोग्राम है तो हम चाहते हैं कि हम हमारी जो सी टीम है, जो 100 लेडीज़ हैं, कांस्टेबल हैं, उनको हम यहाँ पर प्रेजेंट करें यहाँ आपके माध्यम से। तो हमने बोला ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात हो जाएगी कि एब्सोल्युटली। गुजरात में पहली बार सी टीम लॉन्च हो रही है और वो भी हमारे प्रोग्राम में। तो मीडिया भी है और इतना बड़ा ओकेशन है, तो डेफिनेटली हम तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो वो पहली बार अहमदाबाद में सी टीम लॉन्च हमारे प्रोग्राम मामा के इवेंट में है ना? हुआ था। यस। आजकल की जनरेशन है, स्पेशली फॉर जेन ज़ी, हम्म। जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाहती है या हम्म। फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती है, उनके लिए कुछ टिप्स या कुछ मैसेज है? देखिए, जो आज की जनरेशन है मुझे लगता है कि काफ़ी एडवांस है। मतलब Absolutely. कहीं न कहीं आप 70 बॉर्न देखो, 80 बॉर्न देखो, 90 बॉर्न देखो, तो कंपेयर टू आज के जो 2000 के बाद का जो बॉर्न है, मतलब जो जनरेशन है, वो काफ़ी एडवांस है। मतलब Absolutely. आप मतलब 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को भी देखोगे ना, तो जिस तरीके से वो मोबाइल ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से वो आंसर करते हैं और कुछ चीज़ें वो ऐसे बोलते हैं जहाँ हम भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कहाँ से सीखा, कैसे लाया। तो मुझे लगता है जो आज की जनरेशन है वो एकदम फियरलेस है, उनको इतना डर, वो शर्म संकोच नहीं है, मेरे कहने नहीं का है, मतलब। वो एब्सोल्युटली अपनी बात आराम से रख रख सकते हैं। सकते हैं। तो सोशल मीडिया इतना अच्छा है, अगर किसी में टैलेंट है, कोई चीज़ उसको आती है, उसका कौशल्य उसको अच्छा आ रहा है, उसको मतलब अच्छे से वो बता सकता है, तो उसका एक वीडियो बनाओ, अच्छे से उसको प्रेज़ेंट करो और सोशल मीडिया में अपलोड करो। क्योंकि सोशल मीडिया में अगर वो वायरल हुआ, तो वो चीज़ उसकी जो टैलेंट है, वो सब तक पहुँचेगा। पहुँच जाएगी। और आज जो भी मेकर्स हैं, स्पेशली इन फिल्म इंडस्ट्री, तो वो ये नहीं देखते कि कौन नॉर्थ से है, कौन साउथ से है, कौन वेस्ट से, कौन ईस्ट से। अगर उनको लगा कि ये वायरल हुआ और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो वो तुरंत उठा लेंगे, उठा लेंगे, है ना? एब्सोल्युटली। तो ईज़ी गोइंग है। जो हमने स्ट्रगल किया वो स्ट्रगल नहीं है। आपको कहीं दूर-दूर तक जाना नहीं है। आपको कोई ऑडिशन इतने सारे नहीं देने। आप बस अपना वीडियो बनाओ, जो भी टैलेंट है, आप गा सकते हो तो गा के भेजो, आप डांस कर रहे हो तो डांस का भेजो, आप एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग का भेजो। तो ईज़ी गोइंग है। ईज़ी तो गोइंग। आप सोशल मीडिया बेस्ट आपके पास ऑप्शन है, स्टेज अच्छा है, उसको यूटिलाइज़ करो। एब्सोल्युटली। जी। और कुछ हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, वैसे हीरोज़ और हीरोज़ की बात हो रही है एब्सोल्युटली। और शोज़ भी वही हैं। तो हम तो चाहेंगे कि मैक्सिमम हीरोज़ घर के बाहर आएँ, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, उसको भी निभाना है और मतलब ये डबल ज़िम्मेदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। साबित करने के लिए नहीं कि नहीं। आप कुछ हो, पर आप खुद के मन की संतुष्टि के लिए कि आपने कुछ किया जीवन में, है ना? क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और जब रात को हम सोने के लिए जाते हैं, तो हमको एक अच्छी नींद आती है। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लगता है कि भाई मैंने पूरे दिन बहुत अच्छा काम किया। एक कहते हैं ना सेल्फ सैटिस्फैक्शन, वो मिलता है। तो आप खुद के लिए एक्टिव रहो, कुछ ना कुछ करो और ख़ास करके जब अब तो बहुत सारा मतलब सरकार भी प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है और सोसाइटी में भी बहुत सारे एनजीओ, संस्थाएँ और बहुत लोग हैं जिसको प्रमोट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप उसका हिस्सा बनो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वनराज जी, यहाँ पे आने के लिए हमारे शो में और जी। अपनी बात कहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक आपकी वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, बहुत सारे लोगों जी। को इंस्पिरेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।